स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज हम चर्चा करेंगे एसबीआई एसटी नंबर 16 की और आज का हमारा विषय है रीजनिंग। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की जो हमारी थीम है वो है 2020। यहाँ पर इसका मतलब किसी क्रिकेट मैच से नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका एसबीआई एग्जाम आने वाला है, कमिंग संडे को आपका एग्जाम है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपकी एसटी नंबर 16 से लिए गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो इनइक्वालिटी से लिया गया है और आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसको हम कथन बोलते हैं और दो कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान रखकर उसको पूर्णतया सत्य मानकर आपको बताना है दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सत्य है। जैसे आप अपना क्वेश्चन देख रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई किया जाए, तो हमने एक नया मेथड लॉन्च करने की कोशिश की है। देखिए जरा आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप कंक्लूजन पर जाइए। कंक्लूजन में जैसे आपको दिखाई दे रहा है एग्जामिनर ई और ए के बारे में जानना चाहता है। अगर आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ई और ए के बीच में केवल दो ही सिंबल नजर आ रहे हैं कि ए स्मॉलर इक्वल और ए की तरफ से यहां पर अगर देखें तो एक इक्वल का साइन है। अगर यहां पर शॉर्टकट की जो हम बात कर रहे थे कि कैसे आपको शॉर्टकट दे, तो ध्यान रखें कभी भी सारे सिंबल दो एलिमेंट के बीच में जितने भी सिंबल हैं अगर वो सारे राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो भी सिंबल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी इस वाले सिंबल को हम ऑप्ट करेंगे जो है ए की तरफ से फिलहाल स्मॉलर। अगर ये सिंबल वहां मौजूद नहीं है, ध्यान रखिए अगर सारे सिंबल राइट साइड जा रहे हैं, अगर वहां पर ये सिंबल मौजूद नहीं है तभी हमें ऑप्ट करना है, वहां पर प्रायोरिटी हमारी चेंज हो जाएगी और प्रायोरिटी होगी स्मॉलर इक्वल। अगर सभी सिंबल राइट साइड मूव कर रहे हैं और ये दोनों ही सिंबल वहां मौजूद नहीं है तो लास्ट में हमें ऑप्ट करना पड़ेगा इक्वल। मींस ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी स्मॉलर, सेकेंड प्रायोरिटी जो होगी वो होगी स्मॉलर इक्वल और लास्ट प्रायोरिटी हमारी होगी इक्वल। तो जो आपका क्वेश्चन है वो यहां पर दिया गया है ई ग्रेटर इक्वल है ए से, या फिर अगर हम पढ़े तो लिखा है ए स्मॉलर इक्वल है ई से। तो ध्यान दें अभी हमने शॉर्टकट बताया था ए और ई के बीच में दो सिंबल है, प्रायोरिटी बेस पर हम ऑप्ट कर लेंगे ए स्मॉलर इक्वल है ए स्मॉलर इक्वल है ई से, जो आपके निष्कर्ष में दिया गया है। इस प्रकार पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। सेकंड निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो 1 से 9 के बारे में पूछने की कोशिश की गई है। ध्यान दें यहां पर आप 9 से 1 सारे सिंबल लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। जब भी सारे सिंबल लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी ग्रेटर। अगर ग्रेटर उस श्रृंखला में मौजूद नहीं होगा तो सेकेंड प्रायोरिटी होगी हमारी ग्रेटर इक्वल, और अगर सेकेंड में ग्रेटर इक्वल भी मौजूद नहीं होगा तो थर्ड और लास्ट प्रायोरिटी होगी हमारी इक्वल। फिर से देखते हैं कौन सी प्रायोरिटी के बेस पर ये सॉल्व होगा। ध्यान दें 9 से 1 केवल एक ही सिंबल नजर आ रहा है तो वही ऑप्ट होगा। 9 ग्रेटर इक्वल है 1 से और यही आपके निष्कर्ष में दिया गया है 9 ग्रेटर इक्वल है 1 से। इस प्रकार दूसरा कंक्लूजन भी सही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही पूर्णतया सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक सीरीज दी गई है, उसके बेस पर दो कंक्लूजन दिए गए हैं। जो भी शॉर्टकट बताया था कोशिश करिए क्या उससे ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं। देखिए दो निष्कर्ष में कंक्लूजन में दिया गया है 1 और 5 के बारे में पूछने की कोशिश की गई है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर आप देखिए ध्यान से तो 1 से 5 के बीच में दो सिंबल ही नजर आ रहे हैं, इक्वल का सिंबल है और ग्रेटर इक्वल का है। प्रायोरिटी बेस पर विद इन अ सेकेंड आप ऑप्ट कर सकते हैं कि 1 ग्रेटर इक्वल है 5 से, लेकिन यहां पर निष्कर्ष में दिया गया है 1 इक्वल, तो हम बोलेंगे ये गलत है क्योंकि 1 ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 5 से। सेकेंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो 6 के रेफरेंस में पूछा गया है और पूछा गया है 1 से। अगर 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 6 और 1 के बीच में भी वही दोनों सिंबल नजर आ रहे हैं और प्रायोरिटी बेस पर ऑप्ट हो जाएगा यही वाला सिंबल जो 1 की तरफ ग्रेटर इक्वल बताता है और 6 की तरफ जो बताता है स्मॉलर इक्वल। यही आप देख सकते हो 6 स्मॉलर इक्वल है 1 से, यही हमारे निष्कर्ष में दिया गया है और यही स्टेटमेंट से पता लग पा रहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में फिर से एक श्रृंखला दी गई है, उसमें एग्जामिनर x और p के बारे में जानना चाहता है। बोल रहा है x बड़ा और बराबर है p से। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए x और p के बीच सारे के सारे सिंबल राइट साइड मूव कर रहे हैं। हमने आपको बताया था जब सारे सिंबल एक ही तरफ मूव कर रहे हो राइट डायरेक्शन में तो प्रायोरिटी होगी ये वाला सिंबल जो बता रहा है p छोटा है x से। लेकिन यहां पर बोला गया था p छोटा और बराबर है x से। इसका मतलब ये निष्कर्ष पूर्णतया गलत होगा। सेकेंड निष्कर्ष की तरफ अगर प्रकाश डालें तो वहां पर लिखा हुआ है w बराबर है z के। ध्यान से देखिए W और Z के बीच में केवल एक ही सिंबल नजर आ रहा है कि W स्मॉलर इक्वल है Z के। यहां पर बताया गया है इक्वल है, जो नजर आ रहा है वो आ रहा है स्मॉलर इक्वल है। इस प्रकार हमारा दूसरा निष्कर्ष भी गलत होता है और इस प्रश्न का सही चुनाव होगा निष्कर्ष कथन। निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही पूर्णतया गलत है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछना चाह रहा है जो कंक्लूजन है, हमने जैसा कि आपको बताया था सबसे पहले सीधा कंक्लूजन पर जाइए। W ग्रेटर है B के, ये पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान दे W से B तक जो श्रृंखला रखी गई है उसमें सारे के सारे सिंबल अगर आप ध्यान दें इसमें तो लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। जब भी सारे के सारे सिंबल लेफ्ट साइड जा रहे होंगे तो प्रायोरिटी बेस पर ऑप्ट होगा ग्रेटर वाला साइन जो बता रहा है W ग्रेटर है B के। यही हमसे पूछा गया था और यही हमें स्टेटमेंट में बताया गया है। इस प्रकार पहला निष्कर्ष पूर्णतया सत्य है। सेकेंड निष्कर्ष की बात करें तो W से B के बीच में पहली ही एक बात सही हो गई है तो दूसरी वाली बात को वहां चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सेकेंड निष्कर्ष भी गलत होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमारा उत्तर होगा केवल निष्कर्ष पहला सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर उसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न नीचे 5 दी गई 4 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। आपको नजर आ रहा होगा 4 अंक वाली संख्या नजर आ रही है 5। देखिए इसको हमने ऑप्ट इसलिए किया है, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन जो स्टूडेंट थोड़े से कम समझ वाले होते हैं या थोड़े से वीक होते हैं वो कुछ टाइम में इसको गलत कर लेते हैं। क्या बहुत से स्टूडेंट को आज तक ये भी डाउट है कि पहली संख्या इधर से काउंट करेंगे। जब भी आप रीजनिंग में इसको सॉल्व करें तो पहली संख्या होगी, पहला अंक होगा ये, दूसरा अंक होगा ये, तीसरे अंक की बात करेगा तो इस वाले की बात करेंगे और चौथे अंक की बात करेगा तो इस अंक की बात करेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पहले अंक की बात होगी तो ये 7 को ले लेंगे यहां पर, दूसरे अंक की बात होगी तो 6 को ले लिया जाएगा, तीसरे अंक की बात होगी तो 2 को ले लेंगे और चौथे अंक की बात अगर की जाएगी तो 3 को ले लेंगे। इस प्रकार देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक का दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है और उसका दूसरा अंक ढूंढना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हुए शायद आपको डाउट नहीं होगा, आसानी से आप इसको ढूंढ लेंगे। और इसकी दूसरी संख्या जो आपको नजर आ रही होगी, हमने अभी बताया था पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। इसका मतलब सबसे बड़े अंक की संख्या के दूसरा अंक हमें मिल गया 6 है। आगे हमसे बोला गया था दूसरी सबसे छोटी संख्या से दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से गुणा किया जाए। तो पहले सबसे छोटी दूसरी संख्या ढूंढ लेते हैं। सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे दूसरी छोटी संख्या ये है और इसका तीसरा अंक जो नजर आ रहा है वो है 1। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो परिणाम निकल के आता है 6 जो दिया गया है विकल्प संख्या 1 में। हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प संख्या फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछना चाह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो पहले और तीसरे अंक को बदलना है आपस में, फिर हमें बताना है दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक का घन क्या होगा। देखिए यहां पर आपसे घन पूछ रहा है, कह रहा है पहले तीसरी और पहली संख्या को आपस में बदलिए
यहां पर शॉर्टकट आपको इंप्लीमेंट करना है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, केवल तीसरी संख्या पर फोकस करें। और बोला गया है प्रत्येक संख्या की पहले तीसरे अंक को अगर आप बदलेंगे तो बताना है दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरे अंक का घन क्या होगा। तो पहले दूसरी सबसे छोटी संख्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां पर 8 दिया गया है, यहां 2, 1, 9, 1। हमें दूसरी सबसे छोटी संख्या का चुनाव करना था, या तो वो ये होगी या फिर वो ये वाली होगी। जब ये फर्स्ट नंबर पर आएगा तो संख्या जो बनेगी 1637 और लास्ट में जो संख्या नजर आ रही है वो बनेगी 1346। ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक है 3 और इसका अगर घन करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा 27। तो हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही चुनाव होगा विकल्प संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याओं का अंतिम अंक एक घन होगा। तो हमें अंतिम अंक जो आपको नजर आ रहा है, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, सबसे पहले उसमें 1 जोड़ना है। अगर आप इस संख्या में इस अंक में 1 जोड़ें तो ये बन जाएगा 10, 9 + 1 10 और ये संख्या आप पढ़ेंगे तो बनेगी 2690 और 0 किसी का घन नहीं होता है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में मिलेगा 4, 4 भी किसी का घन नहीं होता है। 7 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा 8 जो घन होता है 2 का। तो बोल सकते हैं 1 हमें ये आंसर मिला। 5 में 1 ऐड करने पर मिलता है 6 और 6 में 1 ऐड करने पर मिलता है 7। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 जो बता रहा है 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंक संख्या के भीतर बाएं से दाएं को अवरोही क्रम में लगाए जाएं, तो सबसे पहले हमें इसको अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम की तरफ चलना है। तो पूछा गया है नई व्यवस्था जो बनेगी उसमें तीसरी सबसे छोटी संख्या के चारों अंकों का गुणनफल निम्न में से कितना होगा। मतलब पहले हमें ढूंढना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमसे पूछा गया था बताइए नई व्यवस्था में तीसरी सबसे छोटी संख्या के चारों अंकों का गुणनफल। देखिए सबसे बड़े अंक की तरफ चले 9, फिर यहां पर 7, 7, 9 और 6। सबसे छोटे तीसरा नंबर का जो था वो यहां पर सबसे पहले ये मिला। दूसरे नंबर पर या तो ये वाला होगा 7 वाला, सॉरी ये तो 9 वाला है, या तो दूसरे नंबर पर ये 7 वाला होगा या फिर ये होगा। अगर इसकी अगर हम बात करें तो संख्या बनेगी 7631 और इस वाली संख्या की बात करें तो यहां पर संख्या बनेगी 7632। तो हम बोल सकते हैं दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी 31 वाली और तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी 32 वाली। अब हमें इन चारों संख्या का गुणनफल बताना है। तो 7 की मल्टीप्लाई 6 में करें तो जवाब मिलेगा 42 और 42 की मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो जवाब मिलेगा 126 और 126 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर दें तो रिजल्ट आएगा 252 जो यहां पर दिया गया है विकल्प संख्या 4 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी सीरीज आपको नजर आ रही है पूछा गया है बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए लाइव पीएसएस में और हमारे वीडियो डिस्कशन में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए। स्टूडेंट को डाउट आया कि इसका सही आंसर क्या है सर, निकल नहीं पा रहा है इसका आंसर कि किस तरह की सीरीज आपने दे दी। देखिए जब आप छोटे थे और सेकंड क्लास में थे तभी आपको इसका उत्तर पता था, लेकिन जैसे जैसे हमें समझ आती है हम बेसिक एंटिटी बेसिक चीजों को छोड़ते रहते हैं। देखिए ये बहुत ही सरल आंसर होगा इसका। अगर ध्यान दे डेप्थ में जाए तो JFMAMJJA ये लिखा हुआ है, ये सभी आपके मंथ के फर्स्ट लेटर है। ध्यान दे जनवरी का J ले लिया गया, फरवरी में से F ले लिया गया, इसी प्रकार मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो नेक्स्ट जो अल्फाबेट हमें ढूंढना था उसका सही चुनाव होगा S जो रिप्रेजेंट कर रहा है सितंबर को।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके ऊपर आप परेशान हो रहे थे, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संडे मंडे के बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और जो अच्छा क्वेश्चन इस पर दिया गया था वो ये दिया गया था उस सीरीज में, उस ऐसे डिस्कशन में, जहां पर फिर से बेसिक नंबर्स को रखा गया, जो नंबर की फर्स्ट लेटर को लिखा गया है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नेक्स्ट जब हमसे पूछा गया क्या आएगा, तो नेक्स्ट लेटर हमें मिल जाएगा टी, जो इंडिकेट करता है 20 को। कहने का तात्पर्य यहां पर ये है, अपने बेसिक चीजों को, बेसिक माइंडसेट को बिल्कुल ना छोड़े। एग्जामिनर आपसे कितना भी इजी क्वेश्चन पूछ सकता है जो देखने में आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपको यहां पर नजर आ रहा है वो कंडीशनल बेस पजल रखा गया है। आपको बोला गया 7 व्यक्ति हैं, उन्होंने पेपर दिया तथा सभी ने उस पेपर में अलग अलग नंबर प्राप्त किए। आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशन नंबर 1 2 3। उन कंडीशन को आपको समझने के बाद 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 86 से 90 तक। चलिए उन कंडीशन की बात कर लेते हैं। 7 व्यक्ति थे, PQRSTUV। पहली कंडीशन में बता रही है कि V ने हमेशा P से ज्यादा नंबर प्राप्त किए, मतलब V ऑलवेज ग्रेटर देन P, हम ये बोल सकते हैं यहां पर प्रश्न के अनुसार। दूसरा जो स्टेटमेंट नजर आ रहा है वो बोल रहा है P ने हमेशा Q से ज्यादा नंबर प्राप्त किए, तो यहां पर P ज्यादा नंबर गेन करेगा Q से, तो ये हमें दूसरी श्रृंखला से मिला। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा हुआ है हर बार या तो R प्रथम आएगा तो उस वक्त T सबसे कम नंबर प्राप्त करेगा। अगर R प्रथम नंबर पर नहीं आता है तो फिर S प्रथम अंक पर आएगा और उस वक्त या तो U या फिर Q सबसे कम नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को कंबाइन करके ये मिला। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है क्लास में या तो R फर्स्ट आएगा और जिस भी वक्त R क्लास में प्रथम नंबर पर आएगा उस वक्त सबसे लास्ट में आएगा T। अगर ऐसा नहीं है, अगर R क्लास में कभी फर्स्ट नहीं है तो उस दिन फर्स्ट आएगा S, और जिस भी दिन क्लास में S फर्स्ट आएगा उस वक्त सबसे आखिरी में मिलेगा या तो U या फिर Q। इन दोनों कंडीशंस को ध्यान रखकर आपको इनके प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो ये जो आपने इक्वेशन बनाई है वो इक्वेशन क्या है, ये माइंड में भी रख सकते हैं। V ग्रेटर देन P, P ग्रेटर देन Q। हर बार या तो R फर्स्ट तो T लास्ट, अगर ऐसा नहीं है तो S फर्स्ट आएगा और जिस भी दिन S फर्स्ट आएगा उस दिन या तो U आएगा लास्ट में या फिर Q आएगा। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आपकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपको बहुत काम आएगा। अगर आप चीजों को लर्न कर लेते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन था, जो साइड में हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये जो भी हमने कंडीशन लिखी है वो हमने मेमोराइज कर ली। अगर आप में ये क्षमता है कि आप चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं तो आप अपना टाइम बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। देखिए कैसे, जो हमारा प्रश्न नजर आ रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है R का स्थान दूसरा है तो उस वक्त कौन सी बात पूर्णतया सत्य होगी। देखिए हमने कहा था कंडीशनल बेस पजल है, फिर भी इसने पूछा 100% सच वाली बात बताइए। जैसा कि हमें बताया गया था 7 मेंबर ने एग्जाम दिया तो उनके नंबर लिख लिए। कह रहा है R का स्थान दूसरा है, अगर R का स्थान दूसरा है तो कौन सी बात सत्य है। कंडीशन नंबर सेकंड जो हमें बताई गई थी वो बताई गई थी अगर R क्लास में फर्स्ट नहीं आएगा तो उस समय क्लास में प्रथम आएगा S, और जब भी S क्लास में प्रथम आएगा उस वक्त सबसे अंत में होगा या तो U या फिर Q। केवल उस क्वेश्चन के बेस पर, इस क्वेश्चन के आधार पर इतना ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या कोई बात पूर्णतः सत्य नजर आती है या नहीं। पहला कंक्लूजन जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है विकल्प में U ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। हम पूर्णतया सत्य नहीं बता सकते कि क्या U ने ही सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो पहला कंक्लूजन, पहला विकल्प गलत होता है। दूसरा विकल्प कह रहा है S दूसरे नंबर पर आएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया गया था कि दूसरे नंबर पर R आया है। तीसरा विकल्प जो नजर आ रहा है उसमें बोला गया है Q ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। देखिए हमसे पूछा था पूर्णतया सत्य है, तो ये बात अभी तक पूर्णतया सत्य नहीं है कि Q ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, क्योंकि हो सकता है Q ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हो या फिर U ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हो।
जो चौथा विकल्प है वो बता रहा है T सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है। ये कंडीशन में मेंशन था, या तो R सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर सकता है या फिर S। T के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। अंतिम विकल्प की अगर हम बात करें तो लिखा है या तो पहला सही है या फिर तीसरा। पहले और तीसरे की बात करें तो दिया था U सबसे कम नंबर प्राप्त करेगा और तीसरे में बताया गया था Q सबसे कम अंक प्राप्त करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर S फर्स्ट नंबर पर आ रहा है तो या तो U सबसे कम लाएगा नंबर या फिर Q। तो हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर पूर्णतया सत्य होगी। इस बार फिर से वही 7 नंबर हमसे बोला गया था कि 7 नंबर ही और बोला गया है इस बार R की जगह बताया गया है सेकंड नंबर पर आ रहा है S। तो कौन सी वाली बात पूर्णतया सत्य है ये आपसे पूछना चाह रहा है। आपको बताया गया था अगर S सेकंड नंबर पर आ रहा है तो उस वक्त प्रथम स्थान पर आएगा R, और जब भी R प्रथम स्थान पर आएगा उस वक्त सबसे अंतिम जो पोजीशन पहुंच जाएगी वो पहुंच जाएगी T के पास। पूर्णतया सत्य की बात यहां पर हो रही है, तो केवल 3 लोगों की पोजीशन हम बता सकते हैं, कौन प्रथम आया है, कौन सेकंड आया है और कौन 7वें नंबर पर आया है। बाकी किसी भी नंबर के बारे में हम कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से विकल्प के बारे में इन तीनों में से किसी के बारे में बोला गया है। पहला जो कथन नजर आ रहा है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला गया है T6 नंबर पर आएगा, जबकि आप देख सकते हैं T6 नहीं 7th नंबर पर आ रहा है, तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प कह रहा है V प्रथम नंबर पर आएगा, जबकि हम जानते हैं प्रथम नंबर पर या तो R आ सकता है या फिर S, इसका मतलब सेकंड विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में बोला गया है R थर्ड नंबर पर आएगा, जबकि R पहले से ही प्रथम नंबर पर आ गया है। T 7 नंबर पर आएगा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं अपने क्वेश्चन की कंडीशन से कि विकल्प 4 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस बार R और Q दो लोगों के बारे में बताया गया है, तो पहले उनकी स्थिति को निर्धारित कर लेते हैं। बोला गया है R का स्थान दूसरा है, तो R को सबसे पहले हमने रख दिया। फिर बोला गया है Q का स्थान 5वां है, तो Q को भी हमने यहाँ पर 5वें नंबर पर रख दिया। तो बोल रहे बताइए कौन सी बात पूर्णतया सत्य है। फिर से 100% सही वाली बात बतानी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आसान रहेगा, क्योंकि 100% में ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। अगर R सेकंड नंबर पर आ रहा है तो उस वक्त प्रथम नंबर पर आएगा S, और जब भी S फर्स्ट आता है कंडीशन नंबर जो थर्ड दी गई थी उसके आधार पर या तो Q सबसे अंत में आएगा या फिर U। आप देख सकते हैं Q पहले से ही आ चुका है, तो सबसे अंत में जो आएगा वो हमें मिल गया है, वो है U। कंडीशन के आधार पर हमें बताया गया था शुरू में कि V के नंबर ज्यादा आते हैं P से और P के नंबर ज्यादा आते हैं Q से। इस प्रकार हम कह सकते हैं P आएगा चौथे नंबर पर और V आएगा तीसरे नंबर पर। जैसे ही ये 6 नंबर आ जाते हैं, बचे हुए स्थान पर आ जाएगा S R V P Q। एक नंबर जो बच गया है वो है T। तो इस क्वेश्चन से पूरी की पूरी श्रृंखला निकल आई। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। V सबसे अधिक नंबर प्राप्त करेगा, बिल्कुल गलत। P सबसे अधिक, बिल्कुल गलत। P 5वां स्थान प्राप्त करेगा, देखते हैं। P 5वां नहीं, P चौथा स्थान ग्रहण कर चुका है। T छठा स्थान प्राप्त करेगा, तो आप देख सकते हो ये विकल्प बिल्कुल सही है, जो है विकल्प संख्या 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बता रहा है S का स्थान 6 और Q का स्थान 5 हो, तो बताइए कौन सी बात सच होने की संभावना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जितनी भी कंडीशन हो सकती है आपको सारी रखकर देखनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर हम जानते हैं, 7 व्यक्ति थे यहाँ पर, और S का स्थान 6 है ऐसा बताया गया है। Q का स्थान 5 है, ये भी बता दिया गया है, और बोला है कौन सी बात सच होने की संभावना है। हम पहले से ही जानते हैं S अगर 6 नंबर पर आ रहा है तो फर्स्ट आएगा R, और जिस भी दिन R फर्स्ट आता है उस दिन सबसे अंत में आता है T। अभी तक 4 लोग हम बैठा पाए हैं, 3 नंबर बच गए हैं। एक बच गया है U, जिसके बारे में कोई कंडीशन नहीं थी, ना ही यहाँ पर कुछ बोला गया है।
अगर u के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब u दूसरे नंबर पर, u तीसरे नंबर पर और u चौथे नंबर पर कहीं पर भी आ सकता है। एक व्यक्ति बच गया है p। p के बारे में हम जानते थे कि p हमेशा b से कम होना चाहिए। इसका मतलब p चौथे नंबर पर भी आ सकता है, p तीसरे नंबर पर भी आ सकता है, लेकिन ये p कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर p दूसरे नंबर पर रख दिया तो v को बैठाने की जगह ही नहीं रह जाएगी। जिस प्रकार p के लिए केवल 2 स्थान बचे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हो v के लिए भी केवल 2 ही स्थान शेष हैं, जो है दूसरा और तीसरा। v चौथे नंबर पर क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हमेशा p उससे कम रहेगा। अगर चौथे नंबर पर v लिख देंगे तो p को बैठाने की कोई जगह नहीं शेष रहेगी। चलिए देखते हैं, जितनी भी संभावनाएं थी वो सारी हमने रखकर देख ली है, तो देखते हैं कौन सा वाला हमारा विकल्प सही है। t सबसे अधिक, बिल्कुल गलत, क्योंकि सबसे अधिक केवल 2 ही व्यक्ति हो सकते थे, हमें पहले से ही पता है। u का स्थान पहला और चौथा, u कभी भी पहले स्थान पर नहीं आ सकता, तो ये भी विकल्प गलत। p का स्थान तीसरा या चौथा, अभी हमने ढूंढ के निकाला था कि p थर्ड या फिर फोर्थ पर आ सकता है। इस प्रकार विकल्प संख्या थर्ड भी हमारी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि v का स्थान 5वां है तो उस वक्त कौन सी वाली बात पूर्णतया सत्य है? मतलब इस बार ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, केवल कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हमें बोला गया था 7 नंबर है और v का नंबर बता दिया गया है 5। जिस भी दिन v 5 पर आएगा तो छठा नंबर आ जाएगा p का और सबसे अंत में मिल जाएगा q, क्योंकि ये तीनों एक सीरीज में थे, v ग्रेटर देन p और p ग्रेटर देन q। यहाँ पर ओनली ग्रेटर नहीं था, फिर भी 2 ही पोजीशन थी, इसलिए एक पर हमने p को रख दिया और एक पर हमने q को। हमें अच्छे से पता है कि अगर q सबसे कम नंबर लाएगा तो सबसे ज्यादा नंबर उस दिन s के आएंगे, तो इस प्रकार केवल 4 नंबर के बारे में ही हम ढूंढ पाए। चलिए देखते हैं कौन सा वाला विकल्प हमारा सही है। s 5वें नंबर पर है, जबकि s हमारा प्रश्नानुसार पहले स्थान पर पहुंच गया है। s प्रथम स्थान पर है, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 95 to 99 एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, बोला गया है P Q R S T U V और W एक वृत्त में बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र के बाहर की ओर है। देखिए 8 मेंबर है, सभी का मुंह बाहर की तरफ है, तो आप सिंपल सा पहले एक चार्ट बनाइए कि 8 व्यक्ति आपके पास है, सभी का फेस बाहर की तरफ है। अगर सभी का फेस बाहर की तरफ है, अगर इस तरह के चार्ट को आप अपनी शीट पर ड्रॉ करें, अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि आप जिस तरीके से बैठे हो उस तरीके से जो भी मेंबर यहां बैठा होगा वही आपकी पोजीशन होगी। तो जो भी आपका राइट है वो इस मेंबर का राइट होगा और जो भी आपका लेफ्ट है वो इस मेंबर का राइट होगा। ये सारे ही लोग आपके तरीके से ही बैठे हुए हैं, एक ही तरीके से। इस प्रकार इस सर्किल में बैठे हुए हर एक मेंबर का राइट वही होगा जो इस टाइम आपका राइट है। अगर आप राइट में चलेंगे तो किस तरफ चलना पड़ेगा? आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, जिसको बोल सकते हैं घड़ी की दिशा में। अगर आपको लेफ्ट चलने के लिए बोला जाएगा, बाएं चलने के लिए बोला जाएगा, तो आपको चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बेसिक कंसेप्ट को याद रखिए, किधर राइट है आपका और किधर लेफ्ट। अगर राइट मींस दाएं के लिए बोलेगा तो क्लॉकवाइज चलना है, और बाएं के लिए अगर बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना पड़ेगा। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखते हैं। इस क्वेश्चन को बोला गया है 8 व्यक्ति हैं, सभी का मुख केंद्र के बाहर है और पहले कथन में बोला गया है S और T W के पड़ोसी नहीं है। देखिए आपका चार्ट, आपकी ट्रिक, जहां भी आप चाहें वहां W को रख दे, तो हमने W को यहां रख दिया। अगर बोला गया है प्रश्न के अनुसार S और T W के पास में नहीं है, हम बोल सकते हैं S और T इस जगह नहीं आएंगे और सेम S और T इस जगह भी नहीं आएंगे। देखिए हमने लिख दिया। अगले इक्वेशन में बोला गया है, अगला जो स्टेटमेंट दिया गया है, बोला गया है U W के बाएं। अगर बाएं बोला गया है तो हमें लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। बोला गया U W के बाएं, तीसरा बैठा है, W पहले से ही मिल चुका है, W का बाएं 1
2 3, यहां पर आराम से बैठ जाएगा u। चलिए अगले कथन की ओर चलते हैं। बोला गया है v और t u के निकटतम पड़ोसी नहीं है। u की पोजीशन मिल चुकी है, v और t इसके पास नहीं आएंगे। यहां पर भी v और t नहीं आएगा और यहां पर भी v और t नहीं आएगा। अब जरा इस वाले पॉइंट को कोरिलेट करके देखते हैं कैसे। देखिए t 1 2 3 4 5 6 चेयर ऐसी हैं जहां पर t नहीं आ सकता है, तो इस नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं कि केवल 2 ही स्थान शेष हैं जहां पर t के आने के चांस है, तो हमने दोनों ही जगह पर t को बैठा लिया। अगले स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा है q w और u का पड़ोसी नहीं है। फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट और बोल रही है u का पड़ोसी भी q नहीं है और w का पड़ोसी भी नहीं है। तो ध्यान दे 1 2 3 4 5 6 जगह ऐसी है जहां q नहीं आ सकता। इसका मतलब q भी केवल उन्हीं 2 जगह पर आ सकता है जहां पर फिलहाल t को हमने बैठा रखा है। इसका मतलब इन दोनों में से एक स्थान t को मिल जाएगा और एक q को। अगले कथन की ओर चलें तो लिखा है t w के दाएं दूसरा नहीं है। इसका मतलब w का दाएं क्लॉकवाइज अगर हम चले पहला और दूसरा, अगर दूसरे नंबर पर t नहीं आएगा, इस प्रकार हम बोल सकते हैं इस जगह पर जो मेंबर बैठेगा उसका नाम है q। अगर ये स्थान q ने ग्रहण कर लिया है तो हम बता सकते हैं ये स्थान आपको अलॉट हो जाएगा t को। तो अगर आप ध्यान से देखें अब तक 1 2 3 4 मेंबर की पोजीशन हम ढूंढ पाए और केवल एक ही स्टेटमेंट शेष रह गई है कि p u और q का पड़ोसी नहीं है। ध्यान दे q का पड़ोसी नहीं है और u का पड़ोसी नहीं है, तो केवल एक ही स्थान शेष बचता है जो है w के तुरंत बाएं की तरफ और ये स्थान मिल जाएगा p को। हमारे इस श्रृंखला की सारी स्टेटमेंट खत्म हो गई है और अभी तक 1 2 3 4 5 केवल 5 लोगों को हम बैठाने में सफल हो पाए। देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्या किसी और मेंबर को बैठाने की संभावना है। देखते हैं। देखिए u के पड़ोस में t नहीं होना चाहिए और v नहीं होना चाहिए। t का स्थान पहले से ही निश्चित हो चुका है। इसका मतलब 5 स्थान पहले ही जा चुके थे, 2 जगह v आ नहीं सकता है, तो v के लिए केवल एक ही स्थान शेष है जो है w के तुरंत दाईं ओर। इसका मतलब v की स्थान भी हमें मिल गया। अगर और डेप्थ में जाएं तो 2 जगह बची हुई है, लेकिन वहां पर कौन आएगा ये अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इस प्रकार हम डाउट कंडीशन में इसको रख पाएंगे। हो सकता है एक जगह पर 2 मेंबर आए। कैसे, देखते हैं कौन कौन से वो मेंबर है। नाम दिया गया था p q r s t u v w। हमारे पास p q r नहीं है, इसका मतलब r दोनों में से किसी भी जगह पर आ सकता है और s भी अभी तक नहीं बैठा है। इसका मतलब r और s की पोजीशन वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है t के तुरंत दाएं कौन सा है, तो हम बोलेंगे या तो r बैठा है या s बैठा है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहां पर प्रश्न में आसानी से हम निकाल सकते हैं। पूछा गया है q का w के संदर्भ में क्या स्थान है। देखिए q का स्थान w के संदर्भ में तुरंत दाएं सेकेंड दाएं है, दाईं और दूसरा है, और 1 2 3 4 5 6 बाईं और छठा है। तो ध्यान दे केवल तुरंत एकदम से ऑप्शन टिक करके ना भागे। यहां पर दिया गया है दाएं से दूसरा, इसका मेन मोटिव है कि आप इसको टिक करें और तुरंत क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाएं। हो सकता है किसी ऑप्शन में ये भी दे रखा हो बाएं से छठा, तो देखेंगे आप आसानी से। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है बाएं से छठा, इसका मतलब 2 विकल्प सही है हमारे लिए, पहला भी और तीसरा भी। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बताया गया हो या तो पहला या फिर तीसरे को ऑप्ट कर लीजिए। इस प्रकार हमें ऑप्ट करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन चाहिए वो यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है s का t के संदर्भ में क्या स्थान है। इसको आप आसानी से बता सकते हो, आंसर केवल वो ही सही होगा जिसमें आइदर और का केस होगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि s की पोजीशन फिक्स नहीं है। चलिए देखते हैं।
दाएं दाएं बाएं तुरंत, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो कंडीशन हो, तो इसका आंसर बिना किसी झंझलाहट के, बिना किसी डरे हुए हम आसानी से कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये इसका शॉर्टकट है। देखिए, अगर आपको प्रश्न में बनाई गई कंडीशंस याद हैं तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। जैसे हमने ढूंढा कि आर और एस के बारे में अगर पूछेगा तो ईदर की कंडीशन ही बन रही है, और ईदर वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमसे क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। कौन सा कथन सही है? बोल रहा है एस के बारे में कोई भी कथन बोलेगा गलत ही होगा, आइदर का केस नहीं दिया है। फिर से एस के बारे में बोल रहा है गलत ही होगा, आर के बारे में भी गलत माना जाएगा, एस और एस टी और यू का पड़ोसी है, ये भी गलत। इसका मतलब ऊपर के चारों गलत, तो पांचवा ही सही आएगा, और पांचवा विकल्प बोल भी यही रहा है, आर का स्थान निश्चित नहीं है, और हम देख सकते हैं कि आर का स्थान निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? इस बार 4 से पहला विकल्प बोल रहा है एस डब्ल्यू के बाय दूसरा है। हमने पहले से ही बताया था कि एस की स्थिति निश्चित नहीं है, तो ये पक्का गलत मिलेगा, तो पहला विकल्प सही है क्योंकि हमें गलत ढूंढना था। आर डब्ल्यू के बाय तीसरा, आर के बारे में निश्चित नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा फिर से आर के बारे में, तीसरा भी गलत, और चौथा एस के बारे में, चौथा भी गलत। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सभी विकल्प गलत हैं, तो विकल्प संख्या 5 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है इनमें से कौन सा तर्क आर के बारे में सही बात बताता है? क्यू के दाएं दूसरा, क्यू के दाएं तीसरा, टी के दाएं छठा, क्यू के दाएं चौथा, या तो पहला या चौथा। देखिए हमने बोला था अगर आर या एस की बात होगी तो केवल एक ही आंसर सही हो सकता है, आइदर और वाला केस। तो जो दिया गया है विकल्प संख्या 5 में, आपको ऊपर चारों में से किसी को भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू, आप विकल्प के थ्रू भी आप सीधा आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा आज का ऐसी डिस्कशन खत्म होता है। उम्मीद है, देखिए एग्जाम निकट है, एग्जाम आ ही गया है, तो जो भी आपको चीजें हमने ऐसी डिस्कशन में, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जो भी महत्वपूर्ण चीजें बताई थी उनका ध्यान रखें और उनको कोशिश करें एग्जाम में अप्लाई करने की। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो।